लर्नर, आज हम लोग अर्थशास्त्र में थ्योरी ऑफ डिमांड के पार्ट बी को देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज की जो चर्चा का विषय होगा वह होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड में बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें से उस जानकारी को पुनः याद करने की ज़रूरत है, जैसे कि डिमांड फंक्शन और दूसरा द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। डिमांड फंक्शन के अंतर्गत आपने देखा था कि मांग को प्रभावित करने वाले एक नहीं बल्कि कई कारक थे, जिसमें आपने देखा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइसेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इत्यादि। यहाँ पे जो बातें चर्चा की है वो यह है कि इतने सारे फैक्टर मांग को प्रभावित करती है, तो क्या सभी फैक्टर में एक साथ अगर परिवर्तन कर दिया जाए उससे जो मांग पर प्रभाव पड़ेगा, क्या इसको जानना संभव हो पाएगा कि इसमें से किस फैक्टर का कितना प्रभाव पड़ा? तो निश्चित तौर पे यह संभव नहीं है। इसी को संभव बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर यह हो सकता है कि प्राइस के अतिरिक्त जो अन्य फैक्टर है उसको हम स्थिर मान लेते हैं, तो प्राइस के परिवर्तन से मांग पर प्रभाव को जाना जा सकता है। तो इस बात की जानकारी हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में लेंगे। वहीं पे अगर हम प्राइस के अतिरिक्त कोई अन्य कारक को परिवर्तन करके उसके प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे, तो इस जानकारी का जो संबंध होगा वह चेंज इन डिमांड से होगा। और जहाँ तक लॉ ऑफ डिमांड की बात है, तो लॉ ऑफ डिमांड में भी हम क्या करेंगे, तो जितने भी प्राइस के अतिरिक्त फैक्टर्स हैं उसको हम स्थिर मानेंगे। तो इसीलिए डिमांड फंक्शन की जानकारी लेना, पुनः जानकारी लेना आवश्यक था। जहाँ तक क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड में अंतर का प्रश्न है, तो उसमें आपने को बताया गया था कि क्वांटिटी डिमांडेड का संबंध किसी खास प्राइस पर मांगी गई मात्रा से होता है, जबकि डिमांड का संबंध एक खास पीरियड में विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्रा से होता है। तो इस तरह से अब हम एक एक करके सारे जो निर्धारित टॉपिक हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। When quantity demanded of a commodity changes due to change in its price, keeping other factors constant, it is known as change in quantity demanded. The graphical representation of change in quantity demanded is known as movement along the same demand curve. Movement along the same demand curve can be either a downward movement or an upward movement. Downward movement is also known as expansion in demand, and upward movement is also known as contraction in demand. अब हम अलग अलग एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड
को विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाँ तक एक्सपेंशन इन डिमांड की बात है, तो एक्सपेंशन इन डिमांड को हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक्सपेंशन इन डिमांड refers to a rise in quantity demanded due to a fall in the price of commodity, other factors remaining constant. It is also known as increase in quantity demanded. इसे हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब डिमांड शेड्यूल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड को रखा गया है, जबकि अन्य फैक्टर को यहाँ पर नहीं दिखाया गया क्योंकि उसे हम स्थिर मान करके चल रहे हैं। अब यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जब वस्तु की कीमत 20 रुपया प्रति इकाई है तो कंज्यूमर के द्वारा 100 इकाई की मांग की जाती है। जैसे ही कीमत 20 से कम होकर के 15 रुपया प्रति इकाई हो जाता है तो कंज्यूमर के द्वारा मांगी गई मात्रा 100 से बढ़कर 150 हो जाता है। तो यह बढ़ी हुई मात्रा को ही हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में एक्सपेंशन इन डिमांड के नाम से जानते हैं। इसे हम डिमांड कर्व के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने OY एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज में लिया है, जबकि OX एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स में। ये DD डिमांड कर्व है जिस पर आप देख रहे हैं कि A और B दो अलग अलग बिंदु हैं। ये जो बिंदु हैं यह कीमत और मांगी गई मात्रा के विभिन्न संयोग को दर्शाते हैं। बिंदु A पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब वस्तु की कीमत 20 रुपया प्रति इकाई है तो कंज्यूमर इसकी 100 इकाई की मांग करता है। जैसे ही कीमत 20 से 15 रुपया प्रति इकाई हो जाता है तो चित्र से स्पष्ट है कि इस कीमत पर कंज्यूमर 150 क्वांटिटी की मांग करता है। तो यह कॉम्बिनेशन B हुआ। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन A से B की ओर मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट कहेंगे। और इसी को हम लोग एक्सपेंशन इन डिमांड के नाम से भी जानते हैं और इंक्रीज इन डिमांड के नाम से ही जानते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो मूवमेंट हो रहा है वह सेम डिमांड कर्व DD पर हो रहा है। तो इसको हम लोग मूवमेंट और अलोंग द सेम डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सपेंशन इन प्राइस में, एक्सपेंशन इन डिमांड में आपने क्या देखा कि जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी में जो वृद्धि होता है उसी को हम क्या कहेंगे? एक्सपेंशन इन डिमांड कहेंगे। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात है तो यह जस्ट एक्सपेंशन इन डिमांड के विपरीत है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को हम लोग डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, other factors remaining constant. It is also known as decrease in quantity demanded. इसे भी हम बड़ी आसानी से डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व से समझ सकते हैं। आप देखिए ये डिमांड शेड्यूल में प्राइस जब 15 रुपया प्रति इकाई है तो कंज्यूमर 150 इकाई की मांग कर रहा है। जैसे ही कीमत 15 से बढ़कर 20 हो जाता है तो कंज्यूमर का मांग पहले से घटकर 100 के बराबर हो जाता है। तो ये घटी हुई मांग को ही हम क्या कहेंगे? डिक्रीज इन
क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे, या इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के नाम से भी जानते हैं। डिमांड कर्व से भी आप इसे समझ सकते हैं। अब डिमांड कर्व में स्पष्ट है कि ये डी कर्व पे आप देख रहे हैं कि ए और बी दो बिंदु हैं जो अलग अलग प्राइस और क्वांटिटी मांगी गई मात्रा को बताते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जब कीमत 15 रुपया है प्रति इकाई, तो वस्तु की डिमांड 150 के बराबर किया जा रहा है, और जैसे ही कीमत 15 से बढ़कर 20 हो जाता है तो मांगी गई मात्रा 150 से घटकर 100 जो बिंदु बी इस कॉम्बिनेशन को बताता है। तो इस तरह से सेम डिमांड कर्व डी पर अब मूवमेंट क्या हो गया, बी से ए की ओर हो गया। बी से ए की ओर मूवमेंट को हम लोग कहेंगे अपवार्ड मूवमेंट। तो इसे हम अपवार्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व भी जानते हैं, और इसी को हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जानते हैं। तो स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग चेंज इन डिमांड के बारे में जानेंगे। चेंज इन डिमांड को शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो नाउ द क्वेश्चन कि हाउ कैन वी डिफाइन द चेंज इन डिमांड। व्हेन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी changes due to change in any factor other than the own price of the commodity is known as change in demand. Shift in demand curve is the graphical representation of change in demand. Demand curve can be either a rightward shift or a leftward shift. Rightward shift of demand curve is also known as increase in demand, whereas leftward shift of demand curve is known as decrease in demand. अब हम बारी बारी से इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड को देखेंगे। तो इंक्रीज इन डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंक्रीज इन डिमांड refers to a rise in the demand for a commodity caused due to change in any factor other than the own price of the commodity. In this case, demand rises at same price or demand remains same even at higher price. यहाँ पर जो बात विचार करनी है वो यह है कि प्राइस के अतिरिक्त जो अन्य फैक्टर हैं उनमें से किसी एक फैक्टर में किस प्रकार का चेंज होगा जिससे परिणाम क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। तो यह जो चेंज है इसके लिए कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेक्स्ट डिक्रीज इन price of complementary goods, increase in income in case of normal goods, decrease in income in case of inferior goods, etc. तो अब हम यहाँ पर किसी एक का आधार बना करके देखने की कोशिश करते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर आपको डिमांड कर्व दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखें कि OY एक्सिस पर प्राइस ऑफ टी दिया गया है इन रुपीज पर केजी। OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इन ग्राम में। तो ये जितने भी डिमांड कर्व हैं वो किसका हुआ, तो टी का हुआ। अब इस डिमांड कर्व पर
जो इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी है उसका क्या प्रभाव पड़ता है जब कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है, इस बात को हमें देखना है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि जब टी की कीमत 500 रुपया प्रति केजी है तो कंज्यूमर्स इसी कीमत पर 250 ग्राम लेता है और पुनः इसी कीमत पर 350 ग्राम भी लेने के लिए तैयार है। तो ये जो बढ़ी हुई मात्रा है निश्चित रूप से कीमत में नहीं परिवर्तन हो रहा है, तो कोई अन्य कारक होगा जिसके कारण यह स्थिति बनी। तो यहाँ पर वो अन्य कारक क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में वृद्धि। तो अब यहाँ देखें कि ये डी डिमांड कर्व है और ये D1 दूसरा डिमांड कर्व है चाय का। तो ये जो डी डिमांड कर्व है चाय का, ये तब बना है जब इसके सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी के प्राइस ₹1000 पर केजी है। जैसे ही कॉफ़ी की कीमत 1000 रुपया से बढ़कर ₹1500 पर केजी हो जाता है, तो आप देख रहे हैं कि ये डिमांड कर्व शिफ्ट होकर के D1 पर चला जाता है। इस तरह से राइटवार्ड जो शिफ्ट है डिमांड कर्व, उसे हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग डिमांड कहेंगे। तो स्पष्ट हो गया कि इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पर जो हो रहा है वो अन्य कारक के परिवर्तन के कारण हो रहा है। अब हम डिक्रीज इन डिमांड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो डिक्रीज इन डिमांड जस्ट इंक्रीज इन डिमांड के विपरीत स्थिति होता है। तो पहले इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी caused due to change in any factor other than the own price of the commodity. In this case, demand falls at the same price or demand remains same even at lower price. इसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो जस्ट उसके विपरीत जो आपने इंक्रीज इन डिमांड में देखा था, जस्ट इसके विपरीत हम यहाँ पर सोचेंगे। तो वहाँ आपने इंक्रीज इन डिमांड में देखा था कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इंक्रीज इन डिमांड के लिए जो कारण थे उसके जस्ट विपरीत परिस्थिति यहाँ बन रही है। तो पुनः हम इसमें यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डिक्रीज इन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पे डिक्रीज इन डिमांड की स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस चित्र पर आप ध्यान दें तो उसी तरह से यहाँ पर OY एक्सिस पर प्राइस ऑफ टी है और रुपीज में लिया गया है पर केजी, और OX एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ टी है जो ग्राम में है। अब यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि टी का जो डिमांड कर्व है यहाँ पर दो बना हुआ है, एक तो DD और दूसरा D2। तो यह जो परिवर्तन आप देख रहे हैं ये क्यों हुआ? तो परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसके प्राइस में क्या हो गई? कमी हो गई। आप यहाँ देख रहे हैं कि DD डिमांड कर्व तब था जब कॉफ़ी की प्राइस ₹1500 पर केजी था, 1500 रुपया पर केजी था, तब ये DD डिमांड कर्व बना। और जैसे ही इसके प्राइस घट कर के ₹1000 पर केजी हुआ तो
यह शिफ्ट होकर के D2 D2 हो गया। तो यह जो शिफ्ट हुआ यह लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। और इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर पहले B बिंदु तक डिमांड कर रहा था, अर्थात 350 ग्राम डिमांड कर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, उससे कम कर रहा है, 250 ग्राम ही कर रहा है। और यह स्थिति इसलिए बनी कि कॉफ़ी की कीमत कम हो गई। अब कॉफ़ी की कीमत कम हो जाने से क्या हुआ, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, और कॉफ़ी के डिमांड बढ़ जाने से चाय की जगह कॉफ़ी का इस्तेमाल होने लगा, जिसके कारण चाय की पहले की जो डिमांड थी अब उससे कम हो गई। तो इस तरह से आपने इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली है। अब ये जो टॉपिक आपने देखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स पूछा जा सकता है। और ये दो टर्म्स क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट हो सकता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इस तरह से अब हम लोग इसके अंतर को बड़ा आसानी से कर सकते हैं, और इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है और आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बहुत ही अर्थशास्त्र में इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और वह है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, हाउ कैन इट बी डिराइव्ड, रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, और लास्ट में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जहाँ तक लॉ ऑफ डिमांड के मीनिंग का बात है, डिफिनीशन की बात है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्हाई अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, तो पहले भी बताया जा चुका है कि हमें प्राइस के अतिरिक्त अन्य फैक्टर को कांस्टेंट इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हम सभी के परिवर्तन के प्रभाव को एक साथ नहीं जान सकते। तो इसलिए हम अन्य जो प्राइस के अतिरिक्त फैक्टर्स हैं उसको स्थिर मानते हैं, और प्राइस में परिवर्तन से क्वांटिटी डिमांडेड पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके नेचर को हम लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत देखते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर बताया गया कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम जो है, या दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, इट्स अ एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या लिख सकते हैं या क्या जान सकते हैं, तो पहला हो सकता है प्राइसेज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइसेज ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, income of the consumer remains the same, there is no expectation of change in price,
in the future, taste and preferences of the consumer remain the same. Law of demand can be better understood with the help of demand schedule and demand curve. आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिमांड शेड्यूल भी है और डिमांड कर्व भी है। डिमांड शेड्यूल में आप देखिए कि प्राइस इन रुपीज में दिया हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स है, इन यूनिट्स में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब प्राइस 5 रुपया प्रति इकाई है तो 1 इकाई की मांग की जाती है। जैसे ही प्राइस 5 से घटकर 4 रुपया प्रति इकाई हो जाता है तो मांग पहले से बढ़कर 2 हो जाता है। और इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस घट रहा है आप देख रहे हैं कि मांग पहले से बढ़ता चला जाता है। इट मीन्स यह किस तरह के रिलेशन को बताता है? इन्वर्स रिलेशन को। तो यह स्पष्ट हो गया कि देयर इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी बात को हम डिमांड कर्व में भी देख सकते हैं। अब डिमांड कर्व में देखिए कि यहाँ पर OY एक्सिस पर प्राइस को लिया गया है और OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को लिया गया है। जब प्राइस 1 है तो इस DT कर्व से स्पष्ट है कि कितने इकाई की मांग की जा रही है? 5 की। जब प्राइस बढ़ करके 2 हो जाता है तो कितने की मांग की जा रही है? 4 की। अर्थात प्राइस बढ़ रहा है और मांग घट रहा है। तो यहाँ पर भी विपरीत संबंध है। तो इसे हम नीचे से ऊपर की ओर जा कर के देखें या ऊपर से नीचे, तो आप इस डिमांड कर्व से स्पष्ट है कि देयर इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और जब इन्वर्स होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व। स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड आप से हमें क्या क्या जानकारी मिली? तो लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट इंडिकेट्स the direction of change in the amount demanded। प्राइस चेंज होने से किस डायरेक्शन में क्वांटिटी परिवर्तन होगा इसको बताता है। और यह डायरेक्शन क्या है? जस्ट इन्वर्स है। इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड द रिजल्टेंट चेंज इन डिमांड। इट ओनली एक्सप्लेन the effect of change in price on the quantity demanded। इस तरह से आपने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है और इससे में जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। अब हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड आखिर कहाँ से डिराइव हुआ। तो इट कैन बी डिराइव्ड by marginal utility equal to price and law of equimarginal utility conditions। ये जो कंडीशंस आप देख रहे हैं यह कंडीशन आपने पढ़ा होगा जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की चर्चा कर रहे थे, तो उस समय आपने इसको पढ़ा होगा। और यह एक क्वांटिटेटिव अप्रोच जो मार्शल का था उसके अंतर्गत मार्शल महोदय के द्वारा ये दोनों बताया गया था सिद्धांत, जिसके तहत कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, अर्थात कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम होता है। तो यह पहला जो है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, यह तब होता है जब वस्तु केवल एक प्रकार की होती है और जब एक से अधिक वस्तु होता है तो ऐसी स्थिति में हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सिद्धांत को देखते हैं। तो ये सिद्धांत कैसा है, इस सिद्धांत के आधार पर कैसे डिराइव हुआ, अब इस बात को जानने की हम कोशिश करते हैं।
तो मान लीजिए एक वस्तु है x, तो संतुलन की स्थिति कब होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बराबर होगा प्राइस ऑफ x के। अब यहाँ पर कल्पना कीजिए कि प्राइस घट रहा है, तो जब प्राइस घट गया तो इसका मतलब क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ग्रेटर देन प्राइस। प्राइस घट जाने से यहाँ पर अब क्या स्थिति बन गई कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो संतुलन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें x की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और x की मात्रा बढ़ेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और यह तब तक बढ़ती रहेगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x घट करके प्राइस ऑफ x के बराबर ना हो जाए। तो आपने क्या देखा कि जब प्राइस घटता है तो डिमांड वस्तु की इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहता है, और वो तब तक करता है, वस्तु की मात्रा को तब तक बढ़ाता है जब तक उसकी कीमत के बराबर ना हो जाए। ये तो हो गया फर्स्ट केस में। उसी तरह से आप सेकेंड केस में भी देख सकते हैं कि मान लीजिए इसमें x वस्तु है और y वस्तु है, तो संतुलन कहाँ होगा कंज्यूमर का? जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन पी एक्स बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन पी वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कंडीशन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस क्या है? घट रहा है। किसका? x वस्तु का। तो अब क्या हो गया स्थिति कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड प्राइस x का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन पी वाई के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें इस रेशियो को घटा करके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन पी वाई के बराबर करना होगा। तो इसके लिए उपाय क्या होगा कि हमें x की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी, या तो x की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी या y की मात्रा को कम करनी पड़ेगी। तो यह आपने देखा यहाँ पर भी कि जैसे ही प्राइस घटता है वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का डेरिवेशन इसी सिद्धांत के तहत हुआ है। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि ये लॉ ऑफ डिमांड के पीछे रीजन क्या है। रीजन मीन्स कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट when we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing. In this situation, the consumer will buy more units of the commodity only when the price falls. ये हमने अभी चर्चा कर ली है। चूँकि हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा लेते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। तो जब प्राइस घटेगी तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु की मांग करेंगे, क्योंकि जब हम संतुलन में होते हैं तो अतिरिक्त मांग करने के लिए संभावना तभी बनेगी जब प्राइस घटेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड एक कारण हुआ। दूसरा कारण हम देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। When price of the given commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in price of substitute. As a result, demand for given commodity rises. मान लीजिए कि पेप्सी और कोक दो वस्तु एक दूसरे के क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं। यहाँ पे पेप्सी की कीमत
कम हो रही है, जबकि कोक की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि पेप्सी कोक के सापेक्ष में सस्ता हो गया। तो सस्ता हो जाने के कारण पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा दो वजह से। एक तो पेप्सी पर जो पहले खर्चा हो रहा था उसकी परचेजिंग पावर बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ गई। और दूसरा, चूँकि यह सापेक्षिक रूप से सस्ता हो गया, इसीलिए कोक की डिमांड कम होकर के अब पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वस्तु की कीमत कम होने से आप देख रहे हैं कि वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इसके लिए कारण बन सकता है। इनकम इफेक्ट नेक्स्ट कारण हो सकता है। व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, it increase the purchasing power of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आकांक्षा के पास 40 रुपया है और आकांक्षा चॉकलेट खरीदना चाहती है और चॉकलेट का कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है, तो 4 इकाई खरीदेगी। अब मान लेते हैं कि चॉकलेट की कीमत कम हो गई और घट करके 8 रुपया हो गई। तो अब क्या देख रहे हैं आप कि इसी 40 रुपया पर अब आकांक्षा कितनी इकाई चॉकलेट खरीद पाएगी? 5 इकाई। तो यह जो परचेजिंग पावर बढ़ जाने से, दिए हुए मनी के परचेजिंग पावर बढ़ जाने से जो इकाई में वृद्धि हुई, इसी को हम लोग इनकम इफेक्ट कहेंगे। तो इनकम इफेक्ट भी होता है। प्राइस का दो इफेक्ट हुआ, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। तो प्राइस कम होने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपने देखा कि वस्तु सापेक्षिक रूप से सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मांग बढ़ जाती है। और इनकम इफेक्ट में आपने देखा कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसके कारण मांग बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो कारण है वो एडिशनल कस्टमर्स। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, मेनी न्यू कंज्यूमर्स who were not in a position to buy it earlier due to its high price starts purchasing it. In addition to new customers, old consumers of the commodity start demanding more due to their reduced price. As a result, its total demand increases. उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक फैमिली पैक आइसक्रीम है, तो पहले इसकी कीमत 100 रुपया थी। तो उस समय बहुत सारे जो कस्टमर थे जिनकी परचेजिंग पावर कम थी, तो वो 100 रुपया में लेने में असमर्थ थे। लेकिन अब इसकी कीमत मान लीजिए कि घटकर 50 रुपया प्रति पैक हो गया। तो अब नए कस्टमर भी जुड़ जाएंगे जो 100 रुपया में लेने में असमर्थ थे, लेकिन 100 रुपया से कम कीमत में वो समर्थ हैं, जिसके कारण अब क्या होगा, कंज्यूमर नए मार्केट में आ जाएंगे। तो इससे फैमिली पैक आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा ये भी कारण है कि जो पहले खरीद रहा था 100 रुपया पे, तो अब प्राइस कम हो जाने से वह भी अब ज़्यादा मात्रा में खरीदना शुरू कर देगा। सो अल्टीमेटली टोटल जो डिमांड है मार्केट का वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो कारण है वह है डिफरेंट यूजेज का। सम कमोडिटी लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा हैज सेवरल यूजेज, सम ऑफ विच आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। व्हेन द प्राइस ऑफ सच अ कमोडिटी इंक्रीजेज, its usage get restricted to the most important purpose and demand for less important usage gets reduced. However, when the price of such a commodity decreases, the commodity is put to all its usage, whether important or not. एग्जाम्पल के तौर पे
आप मिल्क का ले लेते हैं तो हम मिल्क को का डिमांड कई पर्पस के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी करते हैं, चीज़ के लिए भी करते हैं, बटर के लिए भी हम लोग मिल्क का डिमांड करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि मिल्क की कीमत में वृद्धि हो गई, तो स्वाभाविक है कि अब हम मिल्क का जो डिमांड है इनमें से जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को पूरा कर पाएंगे, और वो मान लीजिए पीने का जो है हम केवल उसी आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे और शेष को नहीं करेंगे। अगर प्राइस कम हो जाती है तो न केवल हम पीने के लिए बल्कि चीज़ और पनीर के लिए भी, चीज़ और बटर के लिए भी हम इसका डिमांड कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे कारक जिम्मेदार हैं जिसके कारण प्राइस घटने पर मांग बढ़ जाती है। परिणाम ये होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व देखने को मिलता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर यह नियम लागू नहीं होता, जिसे हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सेप्शंस क्या हो सकता है? तो पहला है गिवन गुड्स। As we know that these are a special kind of inferior goods on which the consumer spend a large part of his income, and their demand rises with an increase in price and demand falls with decrease in price। तो इस केस में डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिलेगा अगर प्राइस और मांग की मात्रा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए भारत का ही लेते हैं कि गरीब व्यक्ति है और वह मोटा अनाज ज्वार तथा बाजरा का इस्तेमाल करता है। अब संजोग से उसके इनकम बढ़ जाती है, तो अब वो क्या करेगा? क्या वो ज्वार या बाजरा की मात्रा को बढ़ाएगा कि इससे जो सुपीरियर जो अनाज हैं उसको खरीदेगा? तो निश्चित तौर पे इनकम बढ़ जाने से अब वो क्या करेगा कि बाजरा या ज्वार के मांग को घटा देगा और सुपीरियर क्वालिटी के जो अनाज हैं जैसे कि व्हीट या राइस उसका डिमांड करना शुरू कर देगा। तो यह एक तरह का जो स्थिति है इसको हम लोग गिफेन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफेन ने ही किया था और उन्हीं के नाम से यह गिफेन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट विपरीत होता है। लॉ ऑफ डिमांड में जहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, वहीं पे गिफेन गुड्स में आपने देखा यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। यह जस्ट लॉ ऑफ डिमांड के विपरीत है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन का केस है वो प्रेस्टीज गुड्स। दीज गुड्स आर यूज फॉर स्टेटस सिंबल्स। डिमांड फॉर सच गुड्स विल बी हायर when their prices are higher। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि हमारे जो रिच लोग हैं वह डायमंड, गोल्ड, एंटिक, पेंटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं, और जब क्योंकि इन सब चीज़ों को रखने से उनकी प्रेस्टीज और डिस्टिंक्शन पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। लेकिन अगर इसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाए तो वह इसको खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि अब वह उनके प्रेस्टीज के लिए काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, क्योंकि जब वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तभी इसकी मांग की जाती है। नेक्स्ट जो केस है वह है फैशन रिलेटेड गुड। गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट
follow the law of demand and their demand increases even with a rise in their prices. मान लीजिए कोई ऐसी ड्रेस है जो फैशन में है, तो आप देखेंगे कि उसकी डिमांड, उसके प्राइस बढ़ने से भी और बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो फैशनेबल गुड्स हैं उसमें यह नियम लागू नहीं होता। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, द यूज ऑफ सच कमोडिटीज which becomes necessities of life due to their constant use. एग्जाम्पल के तौर पे राइस, व्हीट, सॉल्ट, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम एक निश्चित मात्रा दैनिक जीवन में यूज करते हैं, तो इसके प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राइस बढ़ भी जाती है तो हम उतनी मात्रा में उसके इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हैं एक्सेप्शन के, वह हैं चेंज इन वेदर। विथ चेंज इन सीजन, डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटीज ऑल्सो चेंजेज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन देयर प्राइसेज। मान लीजिए कि रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में आप देखते हैं कि छाता के प्राइस में वृद्धि होने से भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, अर्थात यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। लास्ट में हम इग्नोरेंस, यह भी एक्सेप्शन के रूप में आता है कि कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी एट ए हायर प्राइस व्हेन दे आर ignorant of the prevailing prices of the commodity in the market। इस तरह से आपने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए कई परिस्थिति हैं जहां पर लागू नहीं होता। तो आज हम लोगों ने थियरी ऑफ डिमांड से संबंधित जितने भी क्लास 11th के सिलेबस के अनुसार पढ़ना था उसको हम लोगों ने देख लिया, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।